चलिए आइए। तो अब तक हम लोगों को ये पता चल चुका है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, और कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। अब इसके आगे की जो भी बात है वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, यानी अब मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बस उसी चीज को स्टेट कर रहा हूं। देखिएगा, ऐसा है कि ये यहां पर हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसके लिए चार्ज की वैल्यू मैं क्यू ले रहा हूं। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक बार के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं। इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसी ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी v। ठीक है, जिस दिशा में वेलोसिटी है इस लाइन को हम लोग कह देते हैं दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल भागा तो ये चार्ज पार्टिकल क्या बन गया? एक मैग्नेटिक बॉडी बन गया, मतलब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो ये क्या करेगा? ये अपने आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, हमें उसी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। अच्छा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, तो मेरे कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही इन जनरल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ओके ना? तो इस मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मान लेते हैं हमें इधर किसी पॉइंट P पर, यहां पर कोई पॉइंट है P, जो चार्ज पार्टिकल से ऐसे ज्वाइन करने पर इस वेक्टर का नाम निकाल देते हैं R वेक्टर। ये चार्ज पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहां पर है, चार्ज पार्टिकल और पॉइंट P को जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो क्या है? R वेक्टर है। ठीक है, तो ये V वेक्टर और R वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। हमें क्या करना है? तो इस मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इधर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इधर किसी पॉइंट P पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड जो बातें हैं वो ये है कि इस पॉइंट P पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, यानी जितना बड़ा चार्ज होगा इस पॉइंट P पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, दूसरी बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी तो इस पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा। तीसरी बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। थीटा क्या है? तो थीटा V वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल है। ओके, और चौथी बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होता है। ठीक है, तो इन चारों बातों को मिला दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जिसमें Q आपका चार्ज हो गया, V वेलोसिटी हो गया, और R क्या है? तो R सेपरेशन है उस पॉइंट P का इस चार्ज से, जिस पॉइंट पर कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो म्यूनॉड है इसके बारे में सुनिएगा कि इस म्यूनॉड बाई 4 पाई की जो वैल्यू है वो है 10 रेज टू दी पावर -7। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा देखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए कूलम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज टेस्ला सेकेंड, टेस्ला मीटर सेकेंड पर कूलम। ये कूलम को आप क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग एम्पियर सेकेंड लिख दें, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये म्यूनॉड कहलाता क्या है? तो दिस म्यूनॉड इज परमियाबिलिटी। किसका? तो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे अभी एक बार के लिए मैं इस चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस में ये बोल रहा हूं कि एयर है ना? जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट था, वो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी था, तो यहां मैग्नेटिज्म में ये म्यूनॉड जो है
ये परमिएबिलिटी है। इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ गए? तो ठीक है, देखिए इसको फिर से एक बार कि यदि इसका मुझे वेक्टर एक्सप्रेशन लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म, तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है इधर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था इधर किसी पॉइंट P पर, ये था r वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल था थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म होता है B वेक्टर, दिस B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई Q टाइम्स ऑफ V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई R क्यूब होता है। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। इससे क्या होगा, देखिए मैं एक बात पहले ही बता देता हूं कि यहां पर बहुत सारे वेक्टर टर्म्स आएंगे, मतलब वेक्टर एक्सप्रेशंस आएंगे। टर्म्स तो क्या, एक तो फील्ड आएगा, दूसरा फोर्स आएगा, ज्यादा से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट वगैरह ऐसा कुछ आ गया। तो जो भी वेक्टर एक्सप्रेशंस है ना, उन वेक्टर एक्सप्रेशंस को ही याद रख लीजिएगा सीधा। आप यदि वेक्टर फॉर्म याद रखते हैं किसी फॉर्मूले का, तो आपको डायरेक्शन के लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। कैसे? वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वी की तरफ अलाइन करो और आर वेक्टर की तरफ कर्ल कर दो, तो जो थंब है वो थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? प्लेन में अंदर है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये पॉइंट P आपका इधर कहीं है, इधर लेट से इधर कोई पॉइंट है P', तो अब आपका R वेक्टर क्या हो जाता? ये हो जाता R वेक्टर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो फिर से आप क्या करेंगे? V क्रॉस R, यानी V की तरफ फिंगर अलाइन करेंगे, R की तरफ कर्ल कर देंगे। थंब कहां आ रहा है? प्लेन के बाहर, यानी कि इधर किसी पॉइंट पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? प्लेन से बाहर। आई होप ये पता होगा। ये रिप्रेजेंटेशन होता है गोइंग डाउन द प्लेन का, गोइंग डाउन द प्लेन का, और ये रिप्रेजेंटेशन होता है कमिंग आउट ऑफ प्लेन का। आ रही बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया? फिर से देखिए, फिर से देखिए। यदि मैं आपसे कहता कि इस लाइन ऑफ मोशन के ही किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, लाइन ऑफ मोशन पे ही, तो आपका V वेक्टर भी ऊपर, R वेक्टर भी ऊपर, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होता? 0। थीटा 0। इसका मतलब यह है कि इस पूरी लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 0। ठीक है। तो इधर किसी भी रीजन में, इधर किसी भी रीजन में V क्रॉस R कहां आएगा? अंदर ही आएगा। मतलब पॉइंट आपका यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे प्लेन के अंदर है, हर जगह, हर जगह। और इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है। ये सारी बातें तब के लिए वैलिड है जब तक चार्ज पॉजिटिव है। यदि चार्ज नेगेटिव होता, तो चार्ज नेगेटिव होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ V क्रॉस B से आ रहा होता, यानी जो भी डायरेक्शन अभी आपने ड्रॉ किया है इसका एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है। वेक्टर एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे तो वहां पर चार्ज को आप कैसा लिखते हैं? तो आप चार्ज को विथ प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं। आई बात समझ? ठीक है, समझ गए? चलिए आइए। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होगा या फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा? क्या ये मेरे सिंपल शब्दों में कहने का मतलब है कि यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर यदि रेस्ट पर बैठा हुआ है, फिर से क्या लगेगा कि यस ये चार्ज पार्टिकल भाग रहा है किसी भी वेलोसिटी से, तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है। चार्ज पार्टिकल के मोशन में होने की वजह से उसके आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो कि यदि यही चार्ज पार्टिकल
v वेलोसिटी से ये तो भाग ही रहा है, ये ऑब्जर्वर भी किसी v वेलोसिटी से भागने लग जाए, फिर तो इसके रेस्पेक्ट में ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। रेस्ट पे आ जाएगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या? नहीं। आई बात समझ? तो मैं क्या कह रहा था कि यदि यहां पर हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वर है और यदि ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, फिर तो इसके लिए ये चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल यदि मोशन में आ जाए, कितनी वेलोसिटी से? तो सेम v वेलोसिटी से, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज पार्टिकल है वो तो रेस्ट पे आ जाएगा। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, है ना? यदि ये ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो फिर इसे यही चार्ज पार्टिकल v नहीं बल्कि 2v वेलोसिटी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी v से 2v होगी, तो इसका मतलब है इस रीजन में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड b नहीं बल्कि 2b हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ आइसोलेटेड मूविंग चार्ज is frame dependent. All right, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के बाद किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यही है हमारा द फेमस बायोट-सवर्ट लॉ। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसा हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसा हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I। ठीक है, तो जैसे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके आस पड़ोस में इधर किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं ये कह रहा था सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसे हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। क्या नाम निकाल देते हैं इसका? करंट एलिमेंट। ठीक है, और ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दिस dl इज करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग करंट ही लेना होता है। जिधर करंट होगा उधर ही करंट एलिमेंट लीजिएगा अपना dl वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस dl वेक्टर को इस पॉइंट P से ज्वाइन कराइए तो ये हो जाएगा हमारा r वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? r वेक्टर। फिर इस dl एलिमेंट और r वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये एंगल है हमारा थीटा। ओके, तो बायोट-सवर्ट लॉ हमें इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर बनने वाली एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये अगेन ये जो लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर बनने वाली एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl होता है। जहां पे यहां I क्या है? करंट, और dl क्या है? करंट एलिमेंट। ठीक है, ये बनने वाली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होता है। इन तीनों बातों को मिला दें तो हम लोग ये कह सकते हैं बनने वाली ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है dB, दिस इज इक्वल टू μ0/4 I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पे इस μ0/4 का मतलब आप समझ ही गए। μ0/4 है हमारे पास 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, या μ0 जो कि परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, उसकी वैल्यू है 4π × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, सिंपल। ओके, चलिए तो ये लॉ याद रखना है। ठीक है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रही होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका हम लोग फटाफट से वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं।
इसका हम लोग फटाफट से वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब होता है। ये वेक्टर एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा। तो फिर से डायरेक्शन डीबी की कैसे निकालेंगे, डीएल क्रॉस आर से निकालेंगे। तो डीएल क्रॉस आर कैसे करेंगे, तो डीएल की डायरेक्शन कहां, डीएल की डायरेक्शन वहां जहां करंट है, यानी करंट कहां है, ऊपर। तो आपने भी डीएल क्रॉस आर करने के लिए, यानी डीबी की डायरेक्शन निकालने के लिए, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को डीएल वेक्टर की तरफ अलाइन कर लेना है। कर लिया। आर की तरफ कर्ल करना है। अच्छा, ये जो कर्ल है ये नेचुरल कर्ल है, समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि डीएल ऐसे अलाइन कर लिया फिर ये ऐसे कर्ल कर रहे हैं, वो नेचुरल कर्ल नहीं है, ये हाथ नहीं तोड़ लेना है अपना, समझ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल कर्ल करना है, कहने का मतलब है डीएल की तरफ ऐसा फिंगर लाइन करना है, आर की तरफ ऐसा मोड़ना है। थंब कहाँ आ रहा है, थंब आ रहा है प्लेन में अंदर, यानी इस पूरे रीजन में। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही मैं यदि बोलूं कि मान लेते हैं हमें इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता दूसरी साइड, तो अब डीएल क्रॉस आर कहां आता, तो डीएल यानी कि अपने राइट हैंड के फिंगर को करते अलाइन ऐसा, आर की तरफ ऐसा कर्ल करते ऐसा, भाई तब तो ये आर वेक्टर हो जाता ना। तो तब डीएल क्रॉस आर कहां आने लगता, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, ओके। यदि डायरेक्शन वाली बात समझ में आ गई है तो आप ऐसा एक बार के लिए सोच सकते हैं कि जो मूविंग चार्ज वाला आपका फॉर्मूला था वो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर एक छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों को रिलेट कर सकते हैं क्या, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार के लिए इस रीजन को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूं। तो ये ऐसा एक रीजन है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है डीएल। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा वो ए है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ n है, ठीक है। और यदि करंट इसमें ऊपर है तो यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे की तरफ रही होगी, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से हम लोगों ने अभी अभी लिखा, वो क्या था, तो वो था हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू, यानी कि माइनस ई टाइम्स ऑफ वी डी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब, यही था ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसमें ऐसे ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सेम वीडी वेलोसिटी से भाग रहे होंगे, उसकी वजह से करंट रहा होगा, और ये सब कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, सब कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो यदि सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ऐसे जितने चार्जेस हैं उन चार्जेस को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, इस रीजन में जितने भी चार्जेस हैं ये सारे हैं तो एक छोटे से एलिमेंटल लेंथ डीएल में, तो इसीलिए बनने वाली जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी डीबी वो क्या है, वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये ई नहीं माइनस ई होगा, माइनस ई तो ठीक है, इंटू वी डी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, बाई आर क्यूब। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है, इसको इस रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि a इंटू डी से, ठीक है। तो ये कुछ दिखाई दिया क्या, अरे ये वाली चीज n e a v d, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट I। तो इसी को हम लोग लिख रहे थे, दिस dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I टाइम्स ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब, मतलब ये dl अंदर आ गया, dl अंदर आ गया, ठीक है, और वो साइन उसी में एडजस्ट हो गया। तो ये है हमारे पास
मतलब ये तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये एंड रिजल्ट है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो सुनिएगा, ऐसा है कि जैसे ये हमारे पास यदि कोई एक स्ट्रेट वायर का सेगमेंट है, तो इस स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर की वजह से डायरेक्शन निकालने के लिए एक तो वो डीएल क्रॉस आर तो आपके पास है ही सही, एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, वो ये है कि ये यदि वायर में करंट ऐसा ऊपर है, ठीक है, मतलब आप इसको अपना शॉर्टकट बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो रूल ये है कि वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन करना है। किसको अलाइन करना है? राइट हैंड के थंब को। और जो हमारा पूरा फिंगर कर्ल होगा, मतलब जिस हिसाब से फिंगर नेचुरली कर्ल होगा, वो पूरा फिंगर कर्ल इस वायर के अबाउट बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रहा होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि यहां पे आप अपना ऐसा थंब अलाइन किया ऐसा, ठीक है, तो ये जो हमारा फिंगर कर्ल आएगा वो इधर की साइड से ऐसे प्लेन में अंदर आएगा, है ना। मतलब कि ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर है, अंदर। ये आप ऐसे कर्ल देखिएगा, कर्ल, कर्ल मतलब कि जैसे आप ऐसा एक बार के लिए समझ लीजिए, आपके नेल्स जिधर इशारा कर रहे होंगे, ये जो आपके नाखून है, नाखून जिधर की तरफ इशारा कर रहे होंगे वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, नेल्स कहां जा रहे हैं, प्लेन में अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फिर वही ऐसे घूमते 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 ऐसे बाहर आ गए, तो इधर की साइड वही नेल्स कहां आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। आई बात समझ? ठीक है, फिर से देखिए, यदि मैं कल को वायर ऐसा ड्रॉ कर दूं और वायर में करंट ऐसा दिखा दूं, तो फिर से वही रूल करना है कि आपको अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन करना है ऐसा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द वायर, और जो पूरा फिंगर कर्ल है वो पूरा फिंगर कर्ल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिनोट कर रहा होगा। यानी यहां पे वो फिंगर कर्ल प्लेन में अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ऐसा, अंदर अंदर अंदर, और फिर यही कर्ल दूसरी साइड से प्लेन के बाहर आ रहा है। यानी कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के बाहर। आई बात समझ? ठीक है। तो इस जो ये जो हमारा स्ट्रेट सेगमेंट हुआ वायर का, फिर से देख लीजिए एक बार के लिए, यदि करंट ऐसा होता, ऐसा 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 ऐसा, तो थंब ऐसा अलाइन करते और फिंगर कर्ल इधर की साइड से ऐसे प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, और वही फिंगर कर्ल ऐसे दूसरी साइड से बाहर आ रहा है। तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर है, बाहर है, बाहर है, ठीक है। तो एक बात हो गई, डायरेक्शन के लिए आप ऐसा सा सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात सुनिएगा कि जैसे ये हमारे पास कोई वायर है जिसमें करंट आई था, और कोई आपसे बोले कि मुझे है ना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की एक्सिस पर ही बता दो। कहां बता दो? वायर की एक्सिस पर। तो वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो यदि आपने ये एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिया, तो करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर इस दिशा में, करंट की दिशा में, ठीक है। वायर की एक्सिस पर ही चाहिए था, तो यही आपका आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? 0। यदि थीटा हो गया है आपका 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो चुका है? 0। वही बात है कि चार्ज पार्टिकल के लाइन ऑफ मोशन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड था क्या? नहीं। तो सिमिलरली किसी वायर के एक्सेस पर, स्ट्रेट वायर के एक्सेस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास ऐसा सा वायर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट आई है ऐसा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। या यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। अच्छा रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरी और आखिरी बात वो सुनिएगा कि जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट है ऊपर, मान लेते हैं करंट ऊपर है, ठीक है। फिर से वही बात कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है। अब थोड़ा सोच समझ के बताइएगा कि बताइए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होगी या नहीं? मतलब ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगी, डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी? होगी। कैसे? भाई इस वायर में जो करंट है, तो वो करंट किस वजह से है? तो ये तो वायर है ना, वायर है,
तो वायर में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी वीडी वेलोसिटी से नीचे भाग रहे थे, उसकी वजह से करंट ऊपर आया और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक है, ओके। तो ये इस रीजन में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए एक बार इस ऑब्जर्वर को भी हम लोग वही वेलोसिटी दे देते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पास है। कितनी? वीडी वेलोसिटी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या अब भी इस रीजन में इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? तो भले ही ये ऑब्जर्वर नीचे आ गया वीडी वेलोसिटी से, लेकिन यहां पे इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस भी तो हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस पहले रेस्ट पर थे, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट नहीं बन रहा था, लेकिन अब जब ऑब्जर्वर नीचे वीडी वेलोसिटी से भागना स्टार्ट हुआ तो इससे ये पॉजिटिव चार्जेस वीडी वेलोसिटी से ऊपर भागते हुए दिखाई देंगे। भाई आदमी भाग रहा है नीचे, इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे हैं? नीचे। तो इस आदमी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर? रेस्ट पर। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या? नहीं। लेकिन 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 इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस भी तो हैं। तो यदि आदमी नीचे भागा तो उसे वो पॉजिटिव चार्जेस कहां भागते हुए दिखाई देंगे? ऊपर। कितनी वेलोसिटी से? सेम v वेलोसिटी से। तो यदि पॉजिटिव चार्जेस सेम v वेलोसिटी से ऊपर भागे तो इस आदमी के लिए फिर से वही करंट आ गया, आई। हेंस इस रीजन में अब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना? जितना पहले था। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो, ऑब्जर्वर मोशन में हो, सभी सिचुएशन में इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होती है, एक जैसी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। आई होप ये वाली बात सही है। ठीक है, कि नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से बनने वाली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका आइडिया हमें है। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे पास कोई एक फाइनाइट वायर सेगमेंट है जिसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें क्या करना है? तो हमें मान लेते हैं कि इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो पॉइंट पी है ये वायर से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर, ये पॉइंट P वायर से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, आपको ऐसा बता दिया गया है कि यदि आप पॉइंट P से वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन कर दें और इस पॉइंट P से वायर के बॉटम पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो बनने वाले ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल आपका θ1 है और ये वाला एंगल आपका θ2। ठीक है, सही है। तो अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहां से चलिए x डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, x डिस्टेंस ऊपर जाकर एक कट लगाते हैं। ठीक है, फिर से इसी पॉइंट से x प्लस dx डिस्टेंस ऊपर जाते हैं। ये dx क्या है? तो dx एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है करंट कैरिंग वायर पर, जो बिल्कुल आपके करंट एलिमेंट जैसा है। कैसा है? करंट एलिमेंट जैसा है। इस dx को पॉइंट P से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? मान लेते हैं ये वाला एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। तो बताइए कि ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। चलिए, तो इस छोटे से dx एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0/4 I। लेंथ है हमारे पास dx इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जिसको मैंने ऐसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? चलिए एक बार के लिए तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, दिस डिस्टेंस इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से बनने वाली एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये जो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो ऑब्वियसली इसका हल्का फुल्का आइडिया आपको लग रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन हमें थीटा के टर्म्स में करना होगा। जो हमें सबसे आखिरी एलिमेंट मिलेगा वो यहां मिलेगा, और जो ऐसा कह लीजिए कि जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा वो यहां मिलेगा, आखिरी एलिमेंट यहां मिलेगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1 होगा। माइनस इसलिए क्योंकि एक बार तो थीटा क्लॉकवाइज सेंस में है, दूसरी बार थीटा एंटी क्लॉक, मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, अगली बार क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है। इस पॉइंट से चलिए, तो ये इंटीग्रेशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, ठीक है। dx टाइम्स ऑफ साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए, ये जब ऊपर वाले टर्म्स हम लोगों ने थीटा के टर्म्स में लिखे हैं, तो नीचे वाले भी हम लोग एक काम करते हैं, थीटा के ही टर्म्स में लिख लेते हैं। वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए ये देखिएगा कि ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमें यही डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाई आर है, ठीक। तो x इज इक्वल टू आप लिख लेंगे r टाइम्स ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो ये बताइए dx कितना होगा, dx इज इक्वल टू r tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। ये वाला तो काम हो गया, ठीक है। नीचे इस डिस्टेंस को एक बार के लिए ऐसे मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dx की जगह मैं लिख रहा था r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाई स्क्वायर है। ये वाली बात तो समझ आ गई है, dx को ये लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर को लिखेंगे ना, हाँ। तो ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से हम लोगों ने आर स्क्वायर बाहर ले लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई टाइम्स ऑफ ये आई बाई आर इंटू इंटीग्रेशन किसका रह गया, कॉस थीटा डी थीटा का। कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1 तक, ठीक है। समझ गए। तो ये एक बार के लिए एंड रिजल्ट देख लीजिएगा यहां से कि ये डीवी का भी इंटीग्रेशन हो रहा था दूसरी साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, हाँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के बारे में। तो यहां पर हमारे पास ऐसा सा एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, आई। हमें इस स्ट्रेट वायर की वजह से इससे कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पर इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। ये जो आर डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वायर से कुछ एक्स डिस्टेंस ऊपर गए, एक कट लगाया, फिर x प्लस dx डिस्टेंस दूर गए, दूसरा कट लगाया। ये dx एलिमेंट जो हो गया, ये हमारा करंट एलिमेंट है। तो dx एलिमेंट को पॉइंट P से जब ज्वाइन करते हैं, तो इस डिस्टेंस का एक बार के लिए नाम रख देते हैं y, और ये dx जो हमारा करंट एलिमेंट है, ये y के साथ बनाने वाला जो इसका एंगल है वो 90 प्लस थीटा के बराबर है। तो इस छोटे से dx एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी विच इज dB। ये कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dx साइन 90 प्लस थीटा
बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये y डिस्टेंस है कितना, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि ये dx साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। चलिए, इस ट्राइंगल में देखिएगा, इस ट्राइंगल में हम लोगों ने लिखा है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होगा, तो x बाई आर के बराबर होगा। तो यहां से आप x इज इक्वल टू आर tan थीटा लिख सकते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी। dx कितना होगा, तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर। तो dx की वैल्यू यहां डाल देते हैं, और ये x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में ये x की वैल्यू r tan थीटा है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोगों ने r स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन ऑफ db जो कि b के बराबर है वो कितना आ रहा है, तो म्यू नॉट बाहर है, 4 पाई बाहर है, i बाहर है, ये r आपका कांस्टेंट है जिसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेट करना है सिर्फ cos थीटा d थीटा को। लिमिट के बारे में फिर से एक बार सुन लीजिए कि लिमिट हम लोग, ये जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी इंटीग्रेंड हमारा इसमें थीटा है। तो लिमिट हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि पूरा वायर कवर हो जाए। आपको ये बता दिया गया है कि पॉइंट पी से वायर के बॉटम को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल थीटा 2 है, पॉइंट पी से वायर के टॉप को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल थीटा 1 है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2, ये मैंने पहले ही लगा रखा है, माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1 है। ठीक है, लिमिट क्या है, माइनस इसलिए क्योंकि ये जो वायर के आर के नीचे वाला पोर्शन है इसके लिए थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और ऊपर वाले सेक्शन के लिए थीटा आपका क्लॉकवाइज सेंस में है। तो इसीलिए लिमिट माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 2 प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1 है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट डाल दीजिए, कितना आ गया, तो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 आ गया। ठीक है, तो ये एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट आपको याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए, किसी फाइनाइट सेगमेंट ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक दो बातें हम लोग और कर लेते हैं। पहले क्या कि ये ऐसा हमारे पास फाइनाइट सेगमेंट है वायर का, इसमें करंट आई यूनिट का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेट सेगमेंट के लिए मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड के फिंगर को अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारा पूरा फिंगर कर्ल है वो फिंगर कर्ल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा। यानी इस वायर के अबाउट जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, ये ऐसे प्लेन के अंदर चली गई, दूसरी साइड से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ गई, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्लेन के अंदर चली गई ऐसे, और ये दूसरी साइड से ऐसे चलते 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 यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से प्लेन के अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, ऐसी, ये ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे, समझ गए, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां अंदर गई है, यहां से बाहर आई है। ठीक, यदि मैं वायर में करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दूं ऐसा, तो फिर अब आप अपने थंब को ऐसा अलाइन करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बनेगा, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर होगा, यहां पर बाहर होगा, ये ऐसे अंदर अंदर अंदर, ऐसे बाहर बाहर बाहर, ऐसे। ठीक है, ओके। एक और इसका स्पेशल रिजल्ट है, पहले वो सुनिएगा कि ये जो फाइनाइट वायर था, इस फाइनाइट वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वही आई है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट से इधर किसी पॉइंट पी पर, इधर आपको ये डिस्टेंस आर बताया जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस आर ऐसा बताया गया है कि वायर के बॉटम पॉइंट से आपने पॉइंट पी को ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल थीटा 2 है, और वायर के टॉप पॉइंट को आपने पॉइंट पी से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल थीटा 1 है। ठीक है, तो इस सेगमेंट ऑफ वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो ये जो हम लोग अभी इंटीग्रेट कर रहे थे इसी में बस लिमिट ही तो चेंज करेंगे, कहां से कहां तक लिमिट। तो पहला एलिमेंट आपको कहां पर मिलेगा, पहला एलिमेंट आपको थीटा 2 पर मिलेगा और आखिरी एलिमेंट थीटा 1 पर मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ आया भाई, पहला एलिमेंट यहां पे मिला थीटा 2 एंगल पर, आखिरी एलिमेंट यहां पर मिला
ठीक है। तो लिमिट चेंज कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये θ2 से θ1 हो जाएगा, तो साइन ऑफ θ1 माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ θ2, ठीक है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू साइन ऑफ θ1 माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ θ2। ऐसा समझ गए, इसको भी याद रखिएगा। डायरेक्शन इसमें भी वही है कि आप अपने थंब को ऐसा अलाइन करेंगे तो इस पॉइंट पी पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे प्लेन के अंदर होगी, ठीक है। तो लीजिए ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। तो चलिए भाई, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये इसके ऊपर फाइनाइट सेगमेंट ऑफ वायर के ऊपर बना लेते हैं एक छोटा सा सवाल, ठीक है। सवाल ऐसा है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है PQRS, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I, रेक्टेंगल की एक साइड √3a के बराबर है, दूसरी साइड a के बराबर है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर C पर, सेंटर C पर। सुनिएगा, तो एक बार के लिए सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप इस QP की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर C पर देखना चाहते हैं तो Q से P की तरफ थंब अलाइन कीजिए, फिंगर कर्ल कहां आ रहा है, C पर, अंदर आ रहा है, यानी कि ये QP सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, अंदर बनाएगा। उसी तरीके से इस PS की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर, SR की वजह से भी कहां, अंदर, और RQ की वजह से भी कहां, अंदर। यानी हर सेगमेंट ऑफ दी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है। चलिए पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू PQ के बारे में बात करते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा सेंटर C से वायर PQ तक का सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन। यदि ये पूरा डिस्टेंस a है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंटर C से वायर के एक एंड को ज्वाइन किया, ये वाला एंगल है θ1, और सेंटर C से ये वाला दूसरी साइड बनने वाला ये वाला एंगल क्या होगा, θ2 होगा, ठीक है। कितना होगा θ1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √3a/2 आधा। तो √3a/2, यदि हम लोग tan ऑफ θ1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, tan θ1 कितना होगा, तो √3a/2 a/2, ठीक है। तो tan थीटा √3 यानी कि थीटा कितना है, θ1 है 60 डिग्री, θ1 60 डिग्री है, तो ये दूसरी साइड का भी एंगल θ2 भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। चलिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 4πr, r मतलब कि a/2 इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो साइन ऑफ θ1 यानी कि साइन 60 प्लस साइन 60। अब ये बताइए, जितनी मैग्नेटिक फील्ड QP बनाएगा क्या एग्जैक्टली उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड SR बनाएगा, एग्जैक्टली उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड SR बनाएगा, क्योंकि SR से भी इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, a/2, ठीक है। SR से भी इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a/2 होगा, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि एग्जैक्टली इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, तो इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड SR की वजह से भी होगी, ठीक है। दोनों की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन में अंदर है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग इसकी वजह से बात कर लें, किसकी वजह से, तो ये PS या RQ, अगेन दोनों सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। a/2 तो लिखा है, 2 पर लिखा है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं किसकी वजह से, PS की वजह से, तो ये मुझे परपेंडिकुलर सेपरेशन चाहिए होगा। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना होगा बताइए, तो ये डिस्टेंस √3a/2 के बराबर होगा, ओके। और इस सेंटर C से वायर के टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो अब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास a/2 है। बताइए यहां पे बनने वाला ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, वैसे तो θ1 और θ2 बराबर बराबर ही होंगे, कितना होगा इस ट्राइंगल में θ1, तो tan θ1 इज इक्वल टू a/2 बाई √3a/2, 2 से 2 गया, a से a गया, तो θ1 कितना आ गया, 30 डिग्री, tan थीटा 1/√3, तो थीटा कितना, 30। तो ये वाला एंगल भी 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है, θ1 θ2 दोनों कितने कितने हैं, 30 डिग्री। चलिए इसकी वजह से लिखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πr,
R is equal to √3a by 2 into sine of 30 प्लस साइन ऑफ 30। ये लीजिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा जितनी मैग्नेटिक फील्ड PS सेगमेंट की वजह से है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड RQ सेगमेंट की वजह से है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RQ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PS प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ। यही होगा ना, ठीक है, यही कर रहे थे ना, ये नहीं किया था, यही किया होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 4 म्यूनॉड आई अपॉन 4 पाई √3a। साइन 30 कितना होता है, हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 प्लस दिस इज 4 म्यूनॉड आई बाई 4 पाई a। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू 2 यानी कि ये √3। तो यहां से आप क्या बाहर ले सकते हैं, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, तो म्यूनॉड आई बाई पाई a यदि आपने लिया बाहर तो 1/√3 प्लस √3 मैग्नेटिक फील्ड का ये आ गया जवाब। चलिए आइए, फाइनाइट सेगमेंट ऑफ वायर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट वायर में और नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बोलूं या सिर्फ लॉन्ग वायर बोलूं एक ही चीज है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि वायर जो है मेरे कहने का मतलब है कि वायर जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, यानी कि वायर के इस पॉइंट को इन्फिनिटी तक ड्रॉ किया जा सकता है, इस पॉइंट को भी इन्फिनिटी तक ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट की वैल्यू है I। फिर से हमें इधर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये जो पॉइंट P है ये वायर से कुछ R डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा कि इस पॉइंट P से यदि आप वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये बनने वाला जो एंगल हमारा θ1 था वो θ1 की वैल्यू कितनी होगी, तो θ1 की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट P से वायर के बॉटम पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो बनने वाला ये वाला एंगल θ2 भी कितना होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर यदि आपको निकालना है तो वही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, म्यूनॉड I बाई 4 पाई R इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, यानी कि साइन ऑफ θ1 इज साइन 90 प्लस साइन ऑफ θ2 ये भी साइन 90। तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2, साइन 91 होता है, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर आ रहा है म्यूनॉड I बाई 4 पाई R। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद रख लेना है, रट लेना है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यूनॉड I बाई 2 पाई R हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यूनॉड I बाई 2 पाई R, ठीक है, सिंपल। डायरेक्शन रिलेटेड कोई पंगा तो नहीं है, डायरेक्शन फिर से वही है कि अपने राइट हैंड के थंब को कहाँ लाइन करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, प्लेन के अंदर, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, प्लेन के बाहर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे 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 क्लोज लूप बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। के बाद नेक्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट से मेरे कहने का मतलब है कि वायर इन्फिनिटी तक जाता तो है लेकिन बस एक एंड से, एक एंड से, वही वायर है, ठीक है, ये एक एंड से ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो हमें फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो वायर से कुछ R डिस्टेंस की दूरी पर है और ये पॉइंट P वायर के दूसरे एंड के जस्ट सामने, ठीक है। तो फिर से वही बात कि यदि आप पॉइंट P से वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला एंगल है हमारा θ1 और ये θ1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री है। θ2 कितना है, तो आप बोलेंगे θ2 तो है ही नहीं, दूसरी साइड तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, दूसरी साइड तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज म्यूनॉड I बाई 4 पाई R इंटू
साइन ऑफ थीटा 1 यानी साइन 90 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 यानी साइन 0। साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1। तो ये लीजिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर कितना है? ये है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के बराबर। ठीक है, ओके। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे भाई, पिछला वाला पूरा इनफाइनाइट था, ये आधा इनफाइनाइट है, मतलब एक एंड से इन्फिनिटी तक है। तो उसकी वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, यदि वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है, तो ये उसका आधा यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो मैं इस पर बेस्ड एक आधा सवाल पूछता हूं आपसे, जैसे मैं सिंपली ऐसे ही पूछ लूं कि ये वायर इन्फिनिटी तक जा रही है ऐसे, हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर किसी पॉइंट पी पर निकालना है जो यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, करंट है आई और ये वाला डिस्टेंस भी आर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि थीटा 1 कितना है। तो आप बोलेंगे एक एंड तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो थीटा 1 है आपका 90 और थीटा 2 कितना है? तो थीटा 2 इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कीजिए, ये वाला एंगल है हमारा थीटा 2। तो थीटा 2 इज tan ऑफ थीटा 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर बाय आर, मतलब आर बाय आर कितना हो जाएगा? 1। तो ये थीटा 2 कितना है? 45 डिग्री, 45 ही होगा ना। तो थीटा 2 कितना है? 45 डिग्री का है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 यानी कि साइन 90 प्लस साइन 45 डिग्री। ये लीजिए कितना आ गया? तो ये आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तो ठीक है, दिस इज 1 प्लस 1 बाई रूट 2। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ होगा? तो डायरेक्शन होगा प्लेन के अंदर। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लीजिए कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। ओके, चलिए देखिए, तो अगला जो हमारे पास एलिमेंट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ओके, ये ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, यदि मैं एक बार के लिए इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D रख दूं, तो बताइए क्या वायर AB की वजह से पॉइंट P पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? नहीं, AB की वजह से पॉइंट P पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, तो वायर की एक्सिस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मतलब ये स्ट्रेट वायर सेगमेंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। सिमिलरली ये जो CD सेगमेंट है, तो CD सेगमेंट की वजह से भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो आपको किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? सिर्फ BC की वजह से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू BC कैसे निकालें? तो ये स्ट्रेट वायर हो गया, इस स्ट्रेट वायर को ऐसे एक्सटेंड करने पर ये मतलब वायर से जो पॉइंट P तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दे रखा है ना। इसके लिए याद कीजिए, मैंने वो वाला फॉर्मूला लिखाया था कि ये जैसे हमारे पास ऐसा कोई एक वायर है और ये यहां पर हमें किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग वायर के बॉटम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये वाला एंगल थीटा 1 है, टॉप पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, बनने वाला ये वाला एंगल थीटा 2 है। तो इसके लिए क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर की बजाय लिख देंगे A, इंटू इस पॉइंट से वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनने वाला ये वाला एंगल कितना है? 60। और इस पॉइंट से वायर के बॉटम पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनने वाला ये वाला एंगल कितना है? 30। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। यही किया है क्या? क्या किया था फिर? तो ये कितना आ गया बताइए? दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A इंटू साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई 2। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A इंटू 2 इंटू रूट 3 माइनस 1।
ठीक है। डायरेक्शन कहां होगा, तो करंट फ्लो हो रहा है ऐसा 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 ऐसा, तो इस पॉइंट पर अपने फिंगर के कर्ल्स को लेकर आइए, तो इस पॉइंट पर फिंगर कर्ल कहां आएगा, बाहर, बाहर आएगा ना इधर की साइड। तो इस पॉइंट पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं। कौन से दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, W1 और W2 है। दोनों में करंट आई एम्पियर का है, आई यूनिट का है। W1 में जो करंट है वो ऐसे प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इस बोर्ड से ऐसे बाहर आपकी तरफ। आप जो नोटबुक में लिख रहे हैं तो उसका मतलब है ऐसे फ्लोर से ऊपर छत की तरफ। ठीक है, उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है। दूसरे में क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कहां है, आपसे ये बोर्ड की तरफ, पैनल की तरफ, आपसे इधर की तरफ। यानी आप जो नोटबुक में लिख रहे हैं तो उसका मतलब है ऊपर छत से नीचे फ्लोर की तरफ। ठीक है, करंट आई है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग सोचते हैं डायरेक्शन के बारे में, कि ये W1 से ये पॉइंट पी तक ऐसे मैं ज्वाइन करता हूं, इसकी वजह से पॉइंट पी पर डायरेक्शन कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसके लिए हम लोग अपने थंब को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमारा फिंगर कर्ल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देता है। तो थंब ऐसा रखा, इस पॉइंट पर फिंगर कर्ल कैसा आ रहा है, ऐसा ऐसा। भाई किसी स्ट्रेट वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्लोज लूप होती है, तो आप तो एक काम कीजिए, क्या ऐसा एक क्लोज लूप बना लीजिए, ये क्लोज लूप है ऐसा, सच दैट ये W1 जो है ना, अरे सॉरी, W1 जो है ना वो सेंटर पे ऐसा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की वजह से इस दिशा में होगा। आई बात समझ। ठीक है, ये रिंग मिटा दूं, बेकार में थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। ओके, दूसरे वायर W2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अब इसमें करंट ऐसा है, आपने अपने थंब को ऐसा अलाइन किया, पॉइंट पी तक गए। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ऐसी। आई बात समझ, इस पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। ठीक है, ओके। चलिए इसका नाम यदि आप बी रख रहे हैं तो इसका भी नाम कितना होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि वायर में करंट सेम, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और इस पॉइंट पी से यहां तक का दोनों के लिए डिस्टेंस सेम। वो डिस्टेंस होगा कितना, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ √3a का स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2a। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 2a। ठीक है, चलिए ये वाला एंगल थीटा कितना होगा बताइएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 60 डिग्री, ये 60, तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना 30 डिग्री। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा विच इज B cos 30, और इस मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर होगा जो कि होगा B sin 30। सिमिलरली इस मैग्नेटिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट B cos 30, और इस मैग्नेटिक फील्ड का भी दूसरा कंपोनेंट B sin 30, तो 2B sin 30 लिख दूं। तो इस पॉइंट P पर ये B cos 30 एक दूसरे को निपटा देंगे। तो पॉइंट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो है 2B sin 30। वेयर ये जो B है, ये B किसी एक वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी। वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, μ0I/2πr। यहां R पॉइंट P से वायर तक का परपेंडिकुलर सेपरेशन था, ये समझ रहे हैं ना, कि वायर ऐसा रखा हुआ है ऐसा ऐसा, तो पॉइंट P से वायर तक का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, 2a है। ठीक है, कितना है, 2a। तो ये है हमारे पास μ0I/4πa के बराबर। तो ये लीजिए भाई, ये 2 ठीक है। अच्छा ये 2 से sin 30 काट दूं क्या, तो बी नेट कितना हो गया, b हो गया, यानी कि μ0I/4πa। ठीक है, ये कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, P पर, P पर, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां, y एक्सिस में है। तो यदि मैं वेक्टर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो यहां पर j कैप लगा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट क्यू पर कितना है, पॉइंट क्यू पर कितना है, तो क्यू इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है ना, क्यू इसके जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर। चलिए भाई, तो फिर से ये जो W1 वायर है उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी बताइए। तो आप अपने थंब को अलाइन करेंगे ऐसा, इसकी वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ऐसी, ठीक है। अब की बारी इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम एक बार के लिए B1 रख देते हैं, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं डायरेक्शन, फिर से देखिए, थंब को अलाइन कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर कर्ल है वो ऐसा आएगा इधर। इस दूसरे वायर W2 की वजह से करंट, मतलब करंट कहाँ है, करंट है प्लेन में अंदर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब को ऐसा अलाइन किया, और फिंगर कर्ल कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये लीजिए। तो इसकी वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसी ऐसी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम निकाल देते हैं, दिस इज B2, ठीक है। ओके ओके ओके, B2 की वैल्यू कितनी होगी, तो B2 होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, R इज इक्वल टू A होगा। भाई ये वाला डिस्टेंस कितना है, A है, और ये वाला डिस्टेंस 2A है, तो बताइएगा जरा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी √5A के बराबर होगा, ठीक है। तो भाई इस B1 की वैल्यू कितनी होगी, तो B1 होगा हमारा म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू √5A होगा, ठीक है। बताइए ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल फिर से थीटा होगा। मैंने क्या बोला कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर से थीटा। तो इस B1 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, B1 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, वो कितना होगा, वो होगा B1 cos थीटा, और इस B1 का एक दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, वो होगा B1 sin थीटा, ये ठीक है। इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा की वैल्यू है 1/2 के बराबर। यदि tan थीटा 1/2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अंडर रूट ऑफ 5 है, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा 2/√5 होगा, सॉरी साइन थीटा 1/√5 होगा, और कॉस थीटा 2/√5 होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर यदि हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है B2, और नेगेटिव एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है B1 साइन थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स में कितना हो गया, B2 माइनस B1 साइन थीटा हो गया, ठीक है। B2 की वैल्यू कितनी है, B2 है म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, और B1 कितना था, B1 था हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2 पाई √5A इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 1/√5, ठीक है। ये लीजिए कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, तो बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस 1/5 हो गया ना, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, ये लीजिए। तो इसके आएगा रिजल्ट में इधर लिख लूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसकी वैल्यू है म्यू नॉट I इंटू 4/10 पाई A, ठीक है। ये वैल्यू कहां है, तो ये प्लस एक्स में है, तो इसको I कैप लगा दूं यहां, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमारे पास सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ B1 का कॉस कंपोनेंट, वही तो है वाई में। तो ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई इज इक्वल टू B1 कॉस थीटा के बराबर है। B1 की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल रखा था, दिस इज म्यू नॉट I बाई 2 टाइम्स ऑफ √5 इंटू पाई इंटू A, और कॉस थीटा हमारे पास कितना है, तो वो है 2/√5, 2 से 2 निपट गया, तो ये आ रहा है म्यू नॉट I बाई 5 पाई A जे कैप, ठीक है।
तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। कहां पर? पॉइंट क्यू पर, पॉइंट क्यू पर। समझ गए? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप होगा, है ना? ये आपका x था, ये आपका y। चलिए अगला सवाल ऐसा है हमारे पास कि अब हमारे पास वायर नहीं बल्कि एक थिक इनफाइनाइट लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, जिस शीट की विड्थ है w और इसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। हमें क्या करना है? तो इस शीट से कुछ a डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब ये जो डिस्टेंस a है वो ये वाला है, यहां कोई पॉइंट है P। ये अरेंजमेंट तो समझ आ गया ना? ये ऊपर भी कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, और नीचे भी कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। हमें इधर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्या किया जाए बताइए? तो कोई सीधा फॉर्मूला तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, बेसिक से यानी इंटीग्रेट करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं कि वायर से हम लोग कुछ x डिस्टेंस आगे आ जाते हैं, ठीक है, और इस शीट में एक ऐसा कट लगा देते हैं, इनफाइनाइट लेंथ कट, ठीक है। फिर से इस पॉइंट से x प्लस dx डिस्टेंस आगे आकर दूसरा कट लगा देते हैं। यानी इस शीट में, ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें हम लोगों ने एक dx डिस्टेंस का एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है जो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जैसा है। कैसा है? वायर जैसा है, ठीक है। तो पूरे W यूनिट विड्थ में यदि करंट I है तो इस छोटे से dx लेंथ में एक छोटा सा करंट होगा di, होगा ना? तो ये जो di करंट वाला ये जो थिन सेगमेंट है, इसको आप एक बार के लिए अपना स्ट्रेट वायर मान सकते हैं। और स्ट्रेट वायर वाले, कौन सा स्ट्रेट वायर? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाले रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस dx सेगमेंट में ये जो वायर है जिसमें करंट di है, उसकी वजह से इस पॉइंट पी पर एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है dB, जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट I नहीं di, म्यू नॉट di बाई 2 पाई x के बराबर, ठीक है भाई। चलिए अब di क्या लिखें? तो di हम लोग बिल्कुल यूनिटरी मेथड से लिख लें कि देखिए W यूनिट सेगमेंट में फ्लो होने वाला करंट I यूनिट के बराबर था, तो एक यूनिट थिकनेस में करंट कितना है? I बाई डब्ल्यू के बराबर। हमें कितने थिकनेस में करंट चाहिए? dx में। तो dx थिकनेस में फ्लो होने वाला करंट कितना है? दैट इज I बाई डब्ल्यू इंटू dx के बराबर। इसको उठाकर यहां से यहां रखिए, तो दिस इज म्यू नॉट बाई 2 पाई, तो ठीक है। और इसको क्या लिख लेंगे? दिस इज I बाई डब्ल्यू इंटू dx बाई x। तो ये है एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB। इसी तरीके से इस W यूनिट थिकनेस में ऐसे ही जितने भी dx सेगमेंट होंगे, सब में ऐसा ही di करंट होगा। और अच्छी बात यह है कि जितने भी di थिकनेस वाले वायर होंगे, सब इस पॉइंट P पर एक ही दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। कहां? प्लेन में अंदर की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्लेन में अंदर है। तो यदि आपको पूरे W यूनिट थिक इस इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करना होगा? ऐसे सभी dx थिकनेस में जितने di एलिमेंट वाले वायर होंगे, सबकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना होगा। जोड़ना होगा से मेरे कहने का मतलब है इंटीग्रेट करना होगा, है ना? कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा A पर, और आखिरी एलिमेंट मिल जाएगा A प्लस डब्ल्यू पर। ये लीजिए, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I बाहर, 2 पाई बाहर, W बाहर, dx बाई x का इंटीग्रेशन इज ln x, A से लेकर के A प्लस डब्ल्यू। तो ये लीजिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2 पाई W ln A प्लस डब्ल्यू बाई A। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो निकालना है, चलिए आइए देखिए। तो ऐसा है कैसा कि हमारे पास ऐसा एक करंट I फ्लो कर रहा है किसी थिन वायर में,
shaped as regular polygon of n side which can be inscribed in a circle of radius r. ठीक है, तो ये हमारे पास कोई सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस कितना है, तो सर्कल का रेडियस आपको r दिया गया है, r. ठीक है, r. ये हमारे पास ऐसा कोई एक पॉलीगन है n साइडेड. ठीक है, ये ऐसे मैं डॉट 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 दिखा देता हूं. ये पॉलीगन n साइडेड, n साइडेड. ठीक है, चलिए ये हो गया सेंटर सी. जैसे मैं एक काम करता हूं कि एक बार के लिए इस सेगमेंट का नाम ए बी लिख देता हूं. ठीक है, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है आई यूनिट का, कैसा, ऐसा ऐसा. ओके. तो हमें क्या क्या चाहिए होगा जरा देखिएगा कि एक बार के लिए मैं सबसे पहले तो इस सेंटर सी से बी को और इस सेंटर सी से ए को ज्वाइन करा देता हूं और ये एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं. ओके. मैं एक बार के लिए ऐसा कह रहा हूं कि ये जो पॉलीगन है ना, इस पॉलीगन की साइड की लेंथ हम लोग L मान लेते हैं. मतलब कि ऐसा था कि एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर की लेंथ L थी. ठीक. तो यदि L इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो ये बताइए एक साइड का ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L/N होगा ना, L/N. अच्छा, बनने वाला ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 2π/n या 360 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई n. यानी कि ये वाला आधा एंगल कितना होगा, ये आधा एंगल कितना होगा भाई, ये पूरा था 2π/n/2, यानी कि ये वाला एंगल है π/n और ये वाला भी एंगल कितना है π/n. ठीक है, मुझे सिर्फ इस ए बी सेगमेंट की वजह से यदि मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा. चलिए एक बार के लिए इस डिस्टेंस का नाम r निकाल देते हैं. ठीक है, तो ये वाला आधा डिस्टेंस कितना हो गया, ये L/2n हो गया, L/2n हो गया. तो एक काम कीजिए, यहां पे बताइए कि tan π/n क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर L/2n बाई बेस विच इज r. तो r की वैल्यू आ चुकी है L/2n tan ऑफ π/n. ठीक है, हो गया हमारा काम. इस बस ए बी सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर सी पर, वो कितना होगा, तो इसके लिए वही फाइनाइट वायर वाला रिजल्ट लगा देंगे. फाइनाइट वायर वाला रिजल्ट से मेरे कहने का मतलब है म्यू0 I बाई 4πr. r कितना है, r कितना है, r इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2n इंटू tan π/n इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. थीटा 1 भी π/n है, थीटा 2 भी π/n है. तो क्या हम लोग इसे ऐसा लिख लें, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/n. ये ठीक है. ये तो सिर्फ एक ए बी सेगमेंट की वजह से सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड है. अब ऐसे दूसरे जितने भी साइड्स होंगे इस एन साइडेड पॉलीगन की, सबको ही सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बनाएंगे जो हमारे करंट के हिसाब से कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा. तो यदि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज n टाइम्स ऑफ म्यू0 I इंटू 2n डिवाइडेड बाई 4πL इंटू tan π/n इंटू ये 2 बाहर है, चलिए 2 टाइम्स ऑफ साइन π/n. ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, आई बात समझ. चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना. ठीक, ऐसा हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया कहां पर, सेंटर सी पर, इस एन साइडेड पॉलीगन की वजह से. अब इसमें मैं क्या कह रहा था कि यदि ये आपका एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो, तो फिर आप इसी रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा. तो बी नेट इज इक्वल टू, ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये हमारे पास आ रहा है म्यू0 I इंटू n स्क्वायर बाई 2πL
ये tan ऑफ पाई बाई एन क्या हो जाएगा? जीरो नहीं, मतलब ऐसा जब थीटा हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो आपको पता है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज थीटा होता है। तो मतलब टेन एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब थीटा बहुत स्मॉल, तो बहुत स्मॉल है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? दिस इज पाई बाई एन इनटू, अच्छा ये टू हमारे पास और बचा हुआ है, इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, इनटू साइन ऑफ पाई बाई एन भी क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई बाई एन भी क्या हो जाएगा? तो सिर्फ पाई बाई एन ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ये एन से, सॉरी ये पाई से पाई गया, ये एन इंटू एन, एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है म्यूनॉड आई बाई, ये म्यूनॉड आई पाई बाई एल। ठीक है, अच्छा ये जो एल हमारा, एल क्या था? तो एल हमारा उस वायर का लेंथ था जिससे आपने एन साइडेड पॉलीगन बनाया था। और यदि एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो आप इस एल को क्या लिख सकते हैं? एल को आप लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो इस एल को रिप्लेस कीजिए जरा 2 पाई आर से। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है सेंटर सी पर? इधर लिख दूं? तो सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास म्यूनॉड आई इंटू एन डिवाइडेड बाई एल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या? हाँ ऊपर, सॉरी एन मैंने गलती से लिख दिया। हाँ देखिएगा, एल को हम लोग 2 पाई आर से रिप्लेस करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेंटर सी पर कितना आ जाएगा? तो दिस इज म्यूनॉड इंटू आई इंटू एन डिवाइडेड बाई एल की बजाय लिख रहे हैं 2 पाई आर। सॉरी एन नहीं था, ये पाई था, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर सी पर हमारे पास कितना आ रहा है? म्यूनॉड आई बाई 2 आर आ रहा है, म्यूनॉड आई बाई 2 आर। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक रिजल्ट हो गया किसका? कि यदि हमारे पास एक सर्कुलर शेप में करंट कैरिंग वायर हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यूनॉड आई बाई 2 पाई, सॉरी म्यूनॉड आई बाई 2 आर होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया, किस रिजल्ट को यूज करके? स्ट्रेट वायर के रिजल्ट को यूज करके। ठीक है, लेकिन हम लोग इसी रिजल्ट पर आएंगे बायोट-सैवर्ट लॉ भी यूज करके। ठीक है,